आपको कराया जाएगा बच्चों। इसमें जो पद साहित्य है, इसका पूरा आपको विकास पढ़ाएँगे और कौन-कौन से सन में कौन-कौन से वीर गाथा काल, आदिकाल सब कुछ इस क्लास में पढ़ा जाएगा बेटे। और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं और कोशिश ये रखी गई है बेटे जो पद साहित्य है, इससे बाहर क्वेश्चन ना आए। ये क्लास 10वीं वाले बच्चों के लिए है और जो इंटरमीडिएट में 12वीं की परीक्षा देंगे बच्चे बोर्ड की, उनके लिए भी ये क्लास रहेगी बेटे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं बेटे। आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ, हिंदी ये 10 बजे से शुरू होगी, आज बेटा लेट हो गई है ये। और ये 4 बजे से साइंस शुरू होगी और ये जो सोशल हिस्ट्री एसएसटी है, योगेश सर पढ़ाएँगे आपको 5:30 बजे से, 6:30 बजे मैथमेटिक्स। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं ये कॉमर्स के, ये दीपक सर इनको पढ़ाएँगे और इंग्लिश योगेश सर पढ़ाएँगे। तो और भी टीचर बेटा आएँगे चैनल पर, ये हम आपके लिए कर रहे हैं सुविधा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटे पद साहित्य की। पद साहित्य क्या होता है? आप देखते हैं जो गद्य होता है, गद्य, गद्य, गद्य ये क्या होता है बेटे? जो जो रचना जो रचना जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो, छंद के बंधन से बंधन से मुक्त हो, मुक्त हो यानी कि फ्री होती है रचना। इसमें छंद, अलंकार, लय, तुक कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता, गद्य कहलाती है। जैसे बेटे कहानी होती है, कहानी जो अखबार की तरह लिखी जाती है, उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं, तो ये बेटे सभी के सभी क्या होते हैं बेटे? ये सभी के सभी बेटे गद्य रचनाएं होती है। लेकिन जो पद रचनाएं होती है, पद पद कह सकते हैं या इसको काव्य कह सकते हैं और काव्य को ही बेटे कविता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो ये क्या होती है? जो रचना छंद के बंधन में बंधी होती है, जिसमें लय होता है, जिसमें तुक होता है, जिसमें अलंकार होते हैं, ये रचना आपकी कहलाती है, काव्य कहलाता है। दोहे, सोरठा, कविता और ये सब रचना क्या कहलाती है बेटे? ये काव्य कहलाता है। तो काव्य क्या होता है बेटे? काव्य यह वह रचना जो छंद के बंधन में मुक्त होती है बेटे, इसको गाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, कविता को इसको गाया जाता है और कविता कहलाती है। यानी कि आप केवल लिख सकते हैं जो रचना छंद के बंधन में होती है, उसे कविता या काव्य कहते हैं। कविता भाव प्रधान होती है, इसमें बेटे भावनाओं को उजागर किया जाता है, भाव प्रधान होती है और इसमें मन की गति से भी तेज गति से ये कविता चलती है। एक कवि जो होता है बेटा, एक ऐसी रचना कर सकता है, यानी कि कहावत है एक, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। तो इससे आनंद की बेटे प्राप्ति होती है, इसको आनंद के लिए पढ़ा जाता है। मानव ही काव्य का विषय रहा है, तो काव्य का जो विषय रहा है बेटे, काव्य का विषय क्या रहा? इंसान, इंसान मानव काव्य का विषय रहा है। कवि पशु पक्षी पर भी लिखते हैं, प्रकृति का वर्णन भी करते हैं, लेकिन वह भावनाएं भी मानव भावनाओं से ही जुड़ी हुई होती है बेटे। तो काव्य का जो विषय है क्या रहा है बेटे? मानव रहा है। ये बात आपको पता नहीं होगी आज से पहले। तो काव्य का जो विषय रहा है बेटे, मानव काव्य का विषय रहा है। कविता और संगीत में क्या अंतर है? कविता और संगीत में क्या अंतर है? कविता और संगीत में क्या अंतर है? तो बेटा ये टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ यहाँ पर हुई है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो हुई है, तो यहाँ पर इसको लगाया जाएगा और ये चला जाएगा बोर्ड थोड़ा सा। तो विक्रांत बेटा इसको पीपीटी आएगी यहाँ से और ये वाली है, ये वाली पीपीटी आएगी। तो बेटा नोट ऑन यहाँ पर है। तो थोड़ा प्रॉब्लम थी बेटा, ये
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है। यहाँ पर चलते हैं, जो अंतर है बेटा कविता और संगीत में क्या अंतर है इसको आप समझेंगे। कविता छंदबद्ध रचना है, छंद उसे संगीत प्रधान बनाता है। संगीत व कविता अलग अलग होती है। संगीत का आनंद नाद होता है, जबकि कविता का मूल अर्थ होता है। यानी कविता में जो आनंद मिलता है बेटे वो अर्थ के आधार पर मिलता है। कवि एक बात को, एक अर्थ को समझाने के लिए कविता लिखता है। लेकिन जो संगीत होता है, संगीत का जो आनंद होता है बेटे नाद होता है। यानी कि वो गाया जाता है संगीत, उसमें स्वर होते हैं, ताल सब कुछ उसमें होता है और उसका जो आनंद होता है बेटे उसको नाद कहते हैं, नाद। और नाद उसको बोलते हैं। और ये इसका आनंद कविता क्या होता है बेटे, कविता का मतलब अर्थ से होता है। तो कविता में जो आनंद प्राप्त होता है कविता के अर्थ को ध्यान में रखते हुए उसका आनंद कविता का लिया जाता है। रहीमदास जी ने, कबीरदास जी ने दोहे लिखे हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है बेटे। तो इस तरीके से कविता कई प्रकार की हो सकती है। तो चलते हैं, शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति होता है। शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है बेटे बोध कराने वाली शक्ति होता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटे। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या होती है, जब किसी वाक्य का या किसी कविता का अर्थ आसानी से निकल जाए, अर्थ आसानी से पता चल जाए, उसको अभिधा कहते हैं। अगर अर्थ में कुछ बाधा हो उसको लक्षणा कहते हैं। और जब अर्थ बहुत देर के बाद निकले यानी कि अर्थ कुछ और ही उसका हो तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की बेटे होती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। और ये शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है बेटे, शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से मुख्य अर्थ का बोध होता है। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षणा का सहारा लिया जाता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है, यानी कि पूरा अर्थ व्यंजना से मिलता है। तो अभिधा से मुख्य अर्थ का बोध होता है और अर्थ में, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षणा का सहारा लिया जाता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है, व्यंजना से शब्द का पूरा अर्थ निकलता है। शब्द का अर्थ कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है बेटे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो ध्यान रखेंगे, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसको हमने समझा, चलते हैं आगे। कविता के सौंदर्य के तत्व, कविता सौंदर्य के तत्व कौन कौन से होते हैं बेटे, एक भाव सौंदर्य होता है, एक विचार सौंदर्य होता है, एक नाद सौंदर्य होता है। यानी कि भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, एक नाद सौंदर्य होता है। तो जो भाव सौंदर्य होता है, यहाँ पर प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का सशक्त चित्रण ही भाव सौंदर्य कहलाता है। इसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रस कहते हैं। विचार सौंदर्य क्या होता है बेटे, विचारों की उत्कृष्टता से जो काव्य में गरिमा आती है, जिस प्रकार कविताएं प्रेरणादायक होती है। कबीर, रहीम, तुलसी, निराला द्वारा रचित काव्य में विचार सौंदर्य दृष्टि आती है। यानी कि विचार का मतलब जो बेटे क्या होता है, एक गरिमा होती है, एक अर्थ होता है जिससे शिक्षा मिलती है, जिससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणादायक कविताओं क्या सी होती है, विचार सौंदर्य प्रधान कविता होती है। नाद सौंदर्य क्या होता है, छंद ने नाद सौंदर्य की सृष्टि होती है, छंद से नाद सौंदर्य की सृष्टि होती है। अलंकार से नाद सौंदर्य का प्रभाव होता है। तो जो रचना गाई जा सके, जिसको गाने में सुनने में अच्छा लगे, उसको हम नाद सौंदर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य कहते हैं। अलंकारों से कविता में नाद का जिक्र होता है, अच्छा लगता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस तरीके से जब उसमें
अलंकार की प्रस्तुति की जाती है काव्य में, तो वो अच्छा लगता है, गाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, उसको नाद सौंदर्य कहते हैं। विचार सौंदर्य से शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और कविता जो भाव सौंदर्य होता है, इसमें कविता में प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का बोध होता है, तो कह सकते हैं रस का जो इसमें बोध होता है, यानी क्या होता है, इसे जो रस कहते हैं, जो आनंद मिलता है इसको रस कहते हैं। यानी कोई कविता है, करुणामय कविता है, और या कोई हर्ष प्रधान कविता है, क्रोध है, उत्साह आता है, तो ये जो क्या कहलाता है, ये भाव सौंदर्य कविता कहलाती है, भाव सौंदर्य। नाद सौंदर्य जिसको गाया जा सके, तो चलिए ये इतनी काम की बात नहीं है ये, तो चलते हैं हम काव्य के भेद। तो बेटे काव्य के भेद क्या आपको पता है? काव्य के कितने भेद होते हैं? अगर आपको आज से पहले काव्य के भेद नहीं पता थे, तो आज आपको पता लग जाएंगे काव्य के भेद कितने होते हैं। बेटे दो भेद होते हैं काव्य के, दो। कौन कौन से? श्रव्य काव्य जिसको सुना जाता है, दृश्य काव्य जिसको देखा जाता है। भाई ऐसा काव्य कौन सा होता है जिसको देखा जाता है? जैसे नाटक होते हैं, रंगोली होती है, एकांकी होती है। वहां पर क्या होता है बेटे? वहां पर एक मेला सा लगा होता है और नाटककार एक मंच पर आयोजन करता है नाटक का, तो वहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं, वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस की जाती है, डांस किया जाता है, तो सब ये दृश्य काव्य है। क्या है? दृश्य काव्य। नाटक, रंगोली, तो रंगोली को बेटे गाया जाता है और देखा भी जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एकांकी। एकांकी बेटे हो जाएगी। एकांकी को भी रंगमंच पर हम प्रस्तुत करते हैं। एकांकी को छोटा नाटक कहते हैं, छोटा नाटक एकांकी कहते हैं। कविता हो जाएगी, महाकाव्य, खंडकाव्य, ये सभी के सभी जो श्रव्य काव्य होंगे, सुना जाएगा, जो कथावाचक आपको कथा का वर्णन करता है, आप सुनते चले जाते हैं, तो यह कविता में आएगा, यह दृश्य काव्य देखने में आएगा। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं बेटा, मुक्तक काव्य और आपका गेय काव्य, और जीवन का व्यापक रूप महाकाव्य में प्रस्तुत किया जाता है बेटे, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। मुक्तक काव्य, इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। रहीम के दोहे, बिहारी, बुंद, गंग के दोहे या वृंद के दोहे, मीरा के पद। तो बेटे ये वृंद लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वृंद। तो थोड़ा सा मिस्टेक बेटे हो जाती है टाइप करने में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटे? ये वृंद लिखा हुआ है, वृंद, ऐसा। वृंद के दोहे, मीरा के पद, तो ये आपके मुक्तक काव्य में आते हैं, जिनमें कवि स्वतंत्र रूप से लिखता है, यानी कि एक रचना, छोटी सी रचना लिखता है, फिर अगली रचना उससे बिल्कुल अलग थलग होती है, अलग रचना लिखता है। लेकिन जो जो आपका महाकाव्य होता है, इसमें क्या होता है बेटे? इसमें एक बहुत बड़ी घटना को, बहुत बड़े चरित्र चित्रण को, एक जीवन के पूरे संपूर्ण जीवन को एक जगह आपका लिखा जाता है। कामायनी, ये रामचरितमानस, इस तरह के ये महाकाव्य होते हैं बेटे। गेय मुक्तक काव्य, इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इसमें संगीतमयता की प्रधानता होती है, तो इसको गाया जाता है। जैसे जगनिक ने आल्हा खंड लिखा था बेटे, इस तरीके से। हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को, पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटे आंसर हो जाएगा 4 भागों में इसको बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है। 11वीं, 12वीं, 10वीं सबके लिए क्लास है, तो 4 भागों में से बांटा गया है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं, आधुनिक काल को नई कविता, प्रगतिवादी युग ये कहा जाता है। और देखिए, अगर कोई चीज स्टार्ट होती है बेटे, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ये, और यहाँ पर ये एंड तक जाती है, एंड तक जाती है, ठीक है। तो जो ये होता है स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पूर्व, पूर्व कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं बेटे उत्तर, उत्तर। यानी कि जो लास्ट का पॉइंट होगा बेटे उत्तर होगा, पहला पॉइंट जो होगा उसको पूर्व कहते हैं। तो ये पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं। और आधुनिक काल 1843 से आज तक बेटे चल रहा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के भी बेटे 4 भाग हैं। कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद युग, ये भाग इसके होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इनको आगे।
तो ये डेट भी बेटा याद रखिए आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लिया जाता है, तो ये डेट आप ध्यान रखें। 743 से 1343 तक आदिकाल का समय रहा है। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक काल रहा है भक्ति काल, और रीतिकाल का समय रहा है 1643 से 1843 तक, और 1843 से आज तक का जो समय चल रहा है बेटे वह आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल चल रहा है। आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल में राजाओं का वर्णन किया गया है। कैसे राजाओं का बेटे? आश्चर्यदाता राजाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि राजाओं के दरबार में कवि रहते थे, तो कवि उन राजाओं की बड़ाई करते थे, ऐसा काव्य लिखते थे जिनमें राजा की बड़ाई की गई है। और युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है बेटे, क्योंकि जो कवि थे, कवि युद्ध में साथ जाते थे और बिल्कुल देखा दाखा वर्णन अपनी किताब में लिखते थे कि आज ये घटना हुई है, आज राजा ने ये पराक्रम दिखाया है, इतने सैनिक को आज हतोत्साहित किया है, तो ये सब कुछ लिखते थे बेटा। तो गरिमापूर्ण भावनाओं का इसमें अभाव रहा है बेटे, तो गरिमामय या राष्ट्रीयता की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अभाव रहा है। तो राष्ट्रीयता की बेटे भावना का अभाव रहा है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि राजा के साथ जो दरबारी कवि थे वो साथ में जाते थे, युद्ध को देखते थे और उनका बिल्कुल सजीव चित्रण करते थे, अपने काव्य में लिखते थे। वीर श्रृंगार तथा रस का साथ साथ वर्णन किया गया है। तो वीर रस के साथ साथ बेटे इसमें वीर गाथा जो काल है, भाई वीर का वर्णन तो होगा ही होगा, लेकिन श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, रानियों के श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया है। कवि रचना और इनके प्रकार, तो इसमें बेटे क्या है, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा है, ये प्रबंध काव्य है। ये दलपति विजय ने क्या लिखा है, खुमान रासो। तो क्वेश्चन आएगा खुमान रासो किसकी रचना है, आंसर आ जाएगा दलपति विजय, इंपोर्टेंट है बेटे। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर करेंगे आप चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई बेटे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक साथ होता है, क्योंकि चंद्रबरदाई के पिता पृथ्वीराज चौहान के पिता के यहाँ पर काम करते थे, मतलब राजा थे इनके पिता, इनके यहाँ पर ये कार्य करते थे। तो चंद्रबरदाई का जन्म और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक समय में होता है बेटे, और ये बताया जाता है कि ये एक टाइम पर ही मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। और ये भाई सारंगधर है बेटे, सारंगधर हमीर रासो प्रबंध काव्य, और नलपति नाल्य है, ये नलपति नाल्य है। विजयपाल रासो, जगनिक परमाल रासो, ये गीत काव्य है, इसमें लिखा गया है बेटे राजपूतों का बहुत ज्यादा इन्होंने वर्णन किया गया है। 20 बरस कुकर जीवे 13 जीवे सियार, 18 ऊपर अक्षत्रिय जीवे तो जीने को धिक्कार। नरपति नाल्य बिशल देव रासो, तो नरपति नाल्य है बिशल देव रासो, केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, और मधुकर कवि जस मयंक जस चंद्रिका लिखा है बेटे। मधुकर कवि ने क्या लिखा है बेटे, जस मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा है, क्या है बेटे, वीर गीत है। तो ये इस तरीके से जो टेबल जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन आना बेटे बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज चौहान बेटे किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज चौहान है। तो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई की बेटे रचना है। जगनिक की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है बेटे, जगनिक की रचना परमाल रासो या अल्लाखंड कहते हैं। तो जगनिक कैसे समझेंगे आप बेटे, जो परमाल है, चोर जो करते हैं परमाल को चोरी करते हैं, पराये माल को चोरी करते हैं, तो चोरों से बचने के लिए क्या करना होगा, चोर रात में चोरी करते हैं, पराये माल को
चोर रात में चोरी करते हैं तो बचने का मतलब क्या होगा बेटे, जागना पड़ेगा। अगर पराये माल की चोरी को बचाना है तो जागना पड़ेगा। तो जगनिक बेटे किसकी रचना लिखेंगे, जगनिक लिखेंगे बेटे परमाल रासो। इसको आलाखंड कहते हैं। इसमें लिखा गया है 20 बरस कुकर जीवे 13 जीवे सियार, 18 ऊपर छतरी जीवे तो जीने को धिक्कार। मतलब क्या है बेटे इसका, कि जो ये कुत्ता होता है बेटे, कुत्ता 20 साल तक ही आयु पूरी करता है। इसकी आयु 20 वर्ष होती है। 13 वर्ष सियार की आयु होती है, लेकिन अक्षत्रिय की आयु 18 होती है। अगर 18 से ऊपर जीता है तो वह कायर कहा जाएगा, यानी कि युद्ध में रहे और 18 साल तक ही वीर गति को प्राप्त हो जाए तो ये एक सौभाग्य समझा जाता था। एक किसका, वीर का, एक क्षत्रिय का सौभाग्य समझा जाता था। तो 20 बरस कुकर जीवे 13 जीवे सियार, 18 ऊपर क्षत्रिय जीवे तो जीने को धिक्कार, ये कहा गया है जगनिक में। खंड आल्य खंड इसको कहते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है, परमाल रासो जगनिक के द्वारा परमाल रासो लिखा गया है। भक्ति काल 1343 से 1643 तक रहा है। यह काल आदि काल के बाद 14वीं शताब्दी के अंत में शुरू होता है। दो धाराएं हैं भक्ति काल की बेटे। धाराएं कौन कौन सी हैं, जो भक्ति काल है, भक्ति काल की धाराएं हैं निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल दो धाराओं में बटा हुआ है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। इसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन है बेटे, जैसे कबीरदास है, कबीरदास, कबीरदास, दादू दयाल, रहीमदास, ये सभी के सभी क्या है कवि, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है बेटे, सूरदास है, सूरदास, सूरदास, मीराबाई, मीराबाई। तो मीराबाई बेटे किसकी उपासक थी, श्री कृष्ण भगवान की उपासक मीराबाई थी। तुलसीदास, तुलसीदास किसके उपासक थे बेटे, तुलसीदास। तो तुलसीदास राम भक्ति धारा के सगुण उपासक कवि थे। तो जो बिल्कुल सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, ये भक्ति जो धारा है ये ईश्वर की भक्ति करते थे बेटे, ठीक है, ईश्वर मानते थे। लेकिन जैसे कबीरदास है, रहीमदास है, दादू दयाल है, ये क्या काम करते थे, ये बिल्कुल निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। ये कहते थे कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, सजीव रूप में ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल निर्गुण मानते थे। जो कबीरदास, रहीमदास, दादू दयाल ये मानते थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काव्य कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ठीक है, तो ये कहते हैं कबीरदास। तो ये निर्गुण धारा के कवि थे। और रीतिकाल का समय माना जाता है बेटे 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल का समय माना जाता है। 1643 से और 1843 ईस्वी तक रीति ग्रंथों की रचना हुई है। 17वीं शताब्दी में रीतिकाल का उदय माना जाता है। रीतिकाल की 3 उपधाराएं हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, बिहारी देव, घनानंद सेनापति, केशवदास। रीतिमुक्त, तो रीतिमुक्त कौन कौन से बेटे, घनानंद, बोधा, आलम, वृंद, ठाकुर। और ये रीति सिद्ध कवि बेटे, ये रीति सिद्ध लिखा हुआ बेटे, तो रीति सिद्ध करेंगे बेटा इसको। रीति सिद्ध कवि कौन से माने जाते हैं बेटे, रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि कौन से होते हैं बेटे, रीति सिद्ध कवि है बेटे बिहारी। और बिहारी ने क्या लिखा है, बिहारी ने बेटे लिखा, बिहारी सतसई, बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटे, ये अपने एक दोहे में ही बहुत कुछ लिख देते थे, यानी कम शब्दों में ही बहुत ज्यादा अर्थ को, ये अर्थ की व्याख्या कर देते थे। जो कौन थे, बिहारी लाल। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। ये अपने राजा को पत्र लिखते हैं। राजा अपने राजकाज में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छोटी रानी के प्रेम में पागल हो रहे थे। तो इनको बिहारी लिखते हैं, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। के साहब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो राज्य का पतन हो जाएगा
और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। साफ शब्दों में लिखते हैं। राजा जी ये दोहा पढ़ करके सही मार्ग पर आ जाते हैं और बिहारी लाल को बुलाते हैं, सोने की अशर्फी देते हैं और कहते हैं ऐसे ही दोहे आप प्रतिदिन लिखिए, आपको एक दोहे पर सोने की अशर्फी दी जाएगी। बिहारी लाल बिहारी सतसई की रचना करते हैं जिसमें 700 दोहे लिखे हुए हैं। 700 क्या लिखे हुए बेटे? 700 दोहे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है जिसमें कितने दोहे हैं? जिसमें 700 दोहे लिखे गए हैं। कवि और रचनाएं केशव दास की रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता। केशव दास को बेटे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, काव्य का क्या कहा जाता है बेटे? प्रेत कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जटिल काव्य ये लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, उसमें छंद इतने होते हैं, बहुत सारे छंद होते हैं। तो जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका को क्या कहते हैं बेटे? रामचंद्रिका इनकी रचना है, इसको कहते हैं छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर। अजायब घर क्या होता है बेटे? अजायब घर भाई ये देखने जाते हैं हम कुछ क्या, जो जहाँ पर जानवर रहते हैं, तो ये इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। केशव दास एक बार मिलने जाते हैं तुलसीदास से, तो तुलसीदास जी की पत्नी बाहर आती है और केशव दास जी से कहती है कि स्वामी अभी किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि वह रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो केशव दास कहते हैं कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वो कैसी रामायण लिख रहे हैं। तो उनकी पत्नी तुलसीदास जी कहती है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, वह संस्कृतनिष्ठ काव्य में लिखी गई है और बहुत मुश्किल से उसका पाठन होगा। तो केशव दास को पत्नी मिलने नहीं देती है तुलसीदास से। केशव दास उधर सोच लेते हैं कि मैं भी एक रामायण लिखूंगा। संस्कृत में रामायण लिखते हैं जिसको रामचंद्रिका कहा गया है। इसमें इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है बेटे, इसको रचना कहते हैं छंदों का अजायब घर। इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और छंद बहुत सारे होते हैं जिनको समझने में बहुत दिक्कत होती है बेटे, तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है बेटे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। देव शतक, भाव विलास किसकी रचना है? देव की रचना है। घनानंद विरह, राज, श्रृंगार, विरला, बावनी, कविता। तो बेटे घनानंद है ये, घनानंद। तो विरह राज इन्होंने लिखा गया है। विरह का मतलब होता है बेटे बिछड़ना। एक लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम था सुजान, राजा के दरबार में रहते थे। तो लोग बताते हैं कि राजा ने घनानंद को कहा कि आज हमको कुछ सुनने का मन है, आप हमको कोई गीत सुनाइए। घनानंद गीत सुनाने से मना कर देते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये गीत ऐसे नहीं सुनाएंगे, अगर सुजान इनकी प्रेमिका कहेगी कि गीत सुनाना है तभी ये गीत सुनाएंगे। तो सुजान को राजा बुलाते हैं और सुजान से कहते हैं कि उनको बोलिए वो कल दरबार में गीत सुनाए। सुजान के कहने पर ये गीत सुनाते हैं घनानंद, और इस गीत को सुन करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और घनानंद को कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। घनानंद बोलते हैं कि मैंने आपके कहने पर यह गीत नहीं सुनाया, मैंने ये सुजान को कहने पर गीत सुनाया है। तो राजा इनको देश से निकाल देते हैं और घनानंद अपनी प्रेमिका के पास, सुजान के पास जाते हैं कि मुझको देश से निकाला जा रहा है, क्या प्रिया आप मेरे साथ चल सकती हैं? सुजान इनके साथ जाने से मना कर देती है। तो मना कर देती है सुजान। घनानंद बिल्कुल टूट जाते हैं और ये चले जाते हैं आगरा के आसपास जाकर के अपनी रचना करते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो प्रेम है वो है अमर प्रेम रहता है। अपनी रचनाओं में लास्ट में ये सुजान शब्द जरूर लिखते हैं घनानंद। तो सुजान शब्द ये जरूर लिखते हैं घनानंद। तो सुजान से ये बिल्कुल प्रेम करते रहे हैं और सुजान ने इनके साथ जाने से मना भी कर दिया था। तो ये घनानंद,
और मतीराम रसराज ललित ललाम किसकी रचना है बेटे? ललित ललाम काफी पूछी जाती है रचना। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतीराम की रचना है, मतीराम। पद्माकर पदमभरण जगद विनोद लहरी, विनोद लहरी किसकी रचना है बेटे? विनोद लहरी पद्माकर की रचना है। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं मतीराम, मतीराम चिंतामणि बिहारी देव घनानंद केशव बोधा। और ये रीति मुक्त काव्य है। घनानंद बोधा आलम ब्रंद ठाकुर। और एक कवि थे बेटा सेनापति, तो सेनापति थे एक कवि। और एक बिहारी रीतिबद्ध, जो रीतिबद्ध है बेटे रीतिबद्ध, तो रीतिबद्ध एक कवि हैं रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध कवि किसको माना जाता है बेटे? बिहारी को माना जाता है रीतिबद्ध कवि। केशव की रचना रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, घनंद विरहराज, श्रृंगार बिरला बा। और ये मतीराम रसराज, ललित ललाम, पद्माकर पदमभरण, जगत गुरु, विनोद लहरी, ये सब रचना किसकी है बेटे? ये रचना है इनकी। एक रचना आ सकती है, इनको ही याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाएगी और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर वो करने मुश्किल हो जाएंगे। रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट नोट्स यहाँ पर है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। रीतिकाल में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो रीतिकाल में बेटे ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिकाल में होता है। आधुनिक काल 1843 से अब तक इसे गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? आधुनिक काल को कहते हैं। नवीन विकास काल किसे कहते हैं? आधुनिक काल को कहते हैं। नई कविता का युग किसे कहते हैं? आधुनिक काल को कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कविता का युग, नई कविता का युग कहते हैं बेटे किसको? आधुनिक काल को नई कविता का युग कहते हैं। समय क्या रहा? 1843 से अब तक रहा है इसका समय, अब तक रहा है, यानी कि 1843 से अब तक रहा है। लगभग आजादी के बाद से अब तक का जो समय रहा है उसको क्या कहते हैं बेटे? उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु काल। भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है? 1868 से 1900 तक है। और द्विवेदी काल 1900 से 1918 तक है। छायावादी युग 1918 से 1938 तक है। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक है। प्रयोगवाद नई कविता बेटे 1843 से अब तक रहे हैं, तो 1843 से अब तक रहे हैं बेटे। तो कौन कौन बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं बच्चों का। तो भाई सभी बच्चों को नमस्कार, और सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो बहुत कारगर बेटे सिद्ध होगी आपके लिए परीक्षाओं में, क्योंकि आपको भाई पूनम यहाँ पर देख रही है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, ये काम आएंगी बेटे चीजें आपके। और यहाँ पर ये बेटे याद रखना होगा, जो भारतंत्र युग है 1868 से 1900 ईस्वी तक रहा है, 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा है, और 1918 से 1938 ईस्वी तक रहा है। तो भाई इस तरीके से बेटे यहाँ पर ये होगा। ये बेटे टीचर है यहाँ पर, और ये है बेटे स्टूडेंट। स्टूडेंट का लेवल बहुत बड़ा होता है बेटे, इस तरीके से हम बहुत बड़ा लेवल स्टूडेंट का होता है। तो टीचर में यहाँ तक कुछ भरा हुआ है नॉलेज, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग बेटे हो जाता है। यहाँ पर टीचर इतना है बेटे, स्टूडेंट तो ये जाएगा, स्टूडेंट काफी ऊंचाई तक जाएगा बेटे स्टूडेंट। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से जो लेवल समान करना होगा, या यहाँ पे जो नॉलेज है यहाँ पर आनी होगी, तो बेटे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा बेटे। कनेक्ट होगा तभी तो काम चलेगा, इसकी नॉलेज यहाँ पर आएगी। और ये बोल रहे हैं हम तो टीचर तो इतना सही है बेटे, स्टूडेंट बहुत ऊपर तक जाएगा बेटे, लेकिन अभी लेवल यहाँ पर है 10th 12th का लेवल यहाँ पर है। तो बेटे जब आप कनेक्ट होंगे हमारे से, तभी तो आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, और हम तो चाहते हैं बहुत बड़ा लेवल आपका हो जाए। तो बेटे स्टूडेंट होता है, ये टीचर होता है। जब आप कनेक्ट होंगे किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होंगे आप किसी भी तरीके से, तभी तो आपका लेवल बेटे इंक्रीज होगा, तभी तो बढ़ेगा। तो टाइम लगता है बेटे हर चीज में, तो आप हमको टाइम देंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
और ये सब कुछ हमने यहाँ पर लिया हुआ है, कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं बेटे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बेटे आपको। आप किसी भी टाइम यहाँ पर चलती रहती है वीडियो, कभी-कभी टाइम के इधर-उधर हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन आपकी वीडियो आती है। 12वीं का फिजिक्स और 11वीं की केमिस्ट्री सब कुछ यहाँ पर चलता है बेटे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और एसएसटी, और एसएसटी के टीचर योगेश सर बहुत अच्छे टीचर है बेटे, और जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित क्वेश्चन है, और ऐसा ही होना चाहिए बेटे। आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे लगाएंगे तो वो टॉपिक आपके बिल्कुल पक्का हो जाएगा, वह कंठस्थ हो जाएगा। तो ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना चाहिए। और 20 नंबर का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए हम इनको कराते हैं। देखिए कौन-कौन बच्चे जवाब देंगे। तो जवाब आपको देना चाहिए बेटे, भले ही गलती जवाब हो या कुछ भी हो, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हिंदी पद साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? हिंदी पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है बेटे? 4 भागों में बांटा है। कौन-कौन सा? आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कौन-कौन से काल होते हैं बेटे? आदिकाल या वीरगाथा काल, या तो आदिकाल या वीरगाथा काल। वीर गाथा गाथा काल, तो वीरगाथा काल। ये नाम बेटे दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ये नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और जो ये नाम दिया है बेटे, ये नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इतनी गहराई तक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो 4 भागों में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बेटे 4। आदिकाल किन नामों से जाना जाता है? तो क्या किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है? देखते हैं, कमेंट बच्चों का नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, बाद में बच्चे स्पीड बढ़ा करके वीडियो देखते हैं, ऐसा हमने समझा है, तो ऐसा ही कर सकते हैं। आदिकाल किन नामों से जाना जाता है? वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, चारण काल। तो बेटे वीरगाथा काल और चारण काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। नरपति नाल्य की रचना है जस मयंक ज्यामयंक जस चंद्रिका, खुमान रासो और बीसल देव रासो। तो नरपति नाल्य है। यहाँ पर 9 की आवाज बेटे आ रही है, 9 है ना, ये नाल्य है 9। तो 9 की यहाँ पर साउंड आ रही है, नरपति नाल्य है, 9 की साउंड आ रही है। तो 9 से क्या रिलेट करेगा बेटे? 20 इसके जैसा है, 20 भी, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो 20, तो बीसल देव रासो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 9 नरपति नाल्य है। तो 9 यानी कि 9 की साउंड यहाँ पर 9 है, ये 20 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये बीसल देव रासो। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कितने शाखाओं में बांटा गया है? पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन शाखा होती है बेटे? एक तो होती है बेटे सगुण मार्गी शाखा, एक होती है निर्गुण मार्गी शाखा। तो एक सगुण में बांटा गया है, सगुण, और एक बांटा गया बेटे निर्गुण। निर्गुण में क्या होता है बेटे? हम किसी को भी क्या मानते हैं? सजीव रूप में ईश्वर का चित्रण हम नहीं करते हैं। ईश्वर को बिल्कुल निराकार मानते हैं, ईश्वर को बिल्कुल शून्य मानते हैं, यानी कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है लेकिन हमको वह दिखाई नहीं देता है। और किसी साक्षात्कार रूप में ईश्वर का ये दर्शन करते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान साकार रूप में और राम की उपासना करते हैं। तो सगुण मार्ग की शाखा, निर्गुण मार्ग की शाखा, 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो ऑप्शन आ जाएगा बेटे 2। तो 2 ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। 2 शाखाओं में बांटा गया है, सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक है? तो तुलसीदास किसके नायक है बेटे? तुलसीदास किसके उपासक थे बेटे? तुलसीदास सगुण उपासक थे और राम भगवान की पूजा करते थे। तुलसीदास राम के पुजारी रहे हैं तुलसीदास।
रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के रूप का वर्णन किस में किया गया है? रीति ग्रंथ में, सगुण उपासना में, निर्गुण उपासना में, आधुनिक काल में। ये कैंसिल हो जाएंगे बेटे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रीति काल में किया गया है नारी के श्रृंगार का वर्णन, रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका के प्रेम का चित्रण किया गया है। तो कहाँ किया गया है बेटे? रीति काल में किया गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को बेटे कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है आधुनिक काल को बेटे? आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल की प्रमुख शाखा है, भक्ति काल की प्रमुख शाखा कौन सी है? निर्गुण भक्ति धारा, रीति भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जो होगी बेटे आधुनिक भक्ति धारा ये हो जाएगी, निर्गुण भक्ति धारा यहाँ पर ये हो जाएगी। और यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है, दादू दयाल है और जो रहीमदास है। ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सगुण भक्ति के कवि हैं। सगुण भक्ति कवि कौन है बेटे? सब गुण भक्ति के कवि बेटे ये कृष्ण भक्त थे बेटे, कृष्ण भक्त बेटे ये थे, कृष्ण भक्त। तो बेटे कृष्ण भक्त हो जाएगा। कबीर निर्गुण मार्गी है बेटे और रहीम भी निर्गुण मार्गी है और ये दादू दयाल है। रहीमदास जी कौन थे बेटे? ये रहीमदास जी थे कौन? ये जो रहीमदास जी थे बेटा बैरम खां, बैरम खां या बैरम खान। तो बैरम खान बेटे अकबर के सेनापति थे, सेनापति थे बेटे। कौन? बैरम खां। तो बैरम खां के बेटे पुत्र थे, बैरम खां के जो पुत्र थे कौन थे बेटे? रहीमदास, रहीमदास। ये रहीमदास क्या थे बेटे? कवि थे, कवि। लेकिन ये बेटे कवि होने के साथ साथ बेटे सेना में भी काम करते थे। तो सेना में भी ये काम करते थे, तो सेनापति भी इनको कह सकते हैं। तो जो राजा हुए हैं अकबर, अकबर राजा हुए हैं, तो अकबर के जो अंगरक्षक थे, जब अकबर छोटे थे उनके अंगरक्षक थे। कौन थे उनके अंगरक्षक? बैरम खां। और बैरम खां रहीमदास के पिता थे, बैरम खां। तो रहीमदास जिसको रहीम खाने खाना कहा जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना कहा जाता है, ये दोहे लिखते थे। तो अकबर के दरबार में रहते थे, ये सेनापति भी थे अकबर के। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास सगुण भक्ति धारा कवि हैं क्योंकि ये सगुण उपासक थे श्री कृष्ण भगवान के। तो सूरदास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। रामचरित्र के रचयिता कौन है? रामचरित्र के रचयिता बिल्कुल जानते हैं आप, तुलसीदास है। सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास की रचना है। सूर सागर सूरदास की रचना है। सूरदास सूर सागर की बेटे रचना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भक्ति काल की शाखा कौन सी थी? तो भक्ति काल की भाषा कौन सी थी बेटे? भक्ति काल की भाषा तो खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, अवधि थी, या कौन सी भाषा हो जाएगी बेटे? जल्दी जल्दी इसका आप आंसर देंगे। तो बी भाषा हो जाएगी। भक्ति काल और रीति काल की भाषा ब्रज भाषा थी। रीति काल का समय माना जाता है। तो रीति काल का समय बेटे माना जाता है, कब से कब तक का रीति काल का समय माना जाता है? जल्दी से बेटे कमेंट करिए और बताइए। रीति काल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना जाता है। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना जाता है। 743 ईस्वी से 1643 ईस्वी किसका समय माना जाता है? आधुनिक आदिकाल का समय माना जाता है। 1643 से 1843 तक रीति काल का समय माना जाता है। रीति काल में किसका वर्णन किया गया है? प्रकृति का, समाज का, नायक नायिका का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? रीति काल के प्रमुख कवि बेटे कौन है? बिहारी लाल रीति काल के प्रमुख कवि है। भक्ति काल के कवि हैं, ये किसके हैं? भक्ति काल के कवि सूरदास भक्ति काल के कवि। निराला छायावाद युग के कवि है बेटे, छायावादी कवि है निराला, छायावादी कवि निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि इनको कहा जाता है। मैं तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर इनकी रचना है निराला जी की। तो ये हम पढ़ते हैं आगे। और ये क्या है?
बिहारी सतसई किस विद्या की रचना है? तो बिहारी जो सतसई है, महाकाव्य है, नाटक है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो बिहारी सतसई बेटे किस प्रकार की रचना है? जल्दी से आंसर करिए बेटे आप। बिहारी सतसई एक बिहारी सतसई में दोहे लिखे हुए हैं बेटे, 700 दोहे लिखे हुए हैं। और कितने लिखे हुए? 700 दोहे, 700 दोहे इसमें लिखे हुए हैं बेटे। तो दोहे जो रचना होती है वह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। इसीलिए कबीर भी और रहीम भी दोहे लिखते थे, तो रहीम भी लिखते थे, तो इनको भी हम मुक्तक काव्य का कवि कह सकते हैं। ये मुक्तक रहीम मुक्तक काव्य के कवि थे। तो दोहा रचना मुक्तक काव्य में आती है। रीतिकाल की भाषा क्या थी बेटे? तो रीतिकाल की भाषा बेटे ब्रज भाषा थी रीतिकाल की। भक्ति काल की रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचरितमानस, साकेत। साकेत बेटे रचना किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है। रामचरितमानस रचना तुलसीदास जी की है। बिहारी सतसई रचना बिहारी लाल की है। सतसई क्यों कहते हैं? 700 दोहे लिखे गए हैं बेटे इसमें, 700 दोहे। बिहारी लाल ने 700 दोहे लिखे हैं। गंगा लहरी हो जाएगी पद्माकर की रचना, गंगा लहरी। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेव वर्मा है। तो बेटे जयशंकर प्रसाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर बेटे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ बेटे कब से माना जाता है? 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काव्य का आरंभ माना जाता है। 1843 ईस्वी से और बेटे अब तक माना जाता है आधुनिक काव्य का जो है आरंभ। और भारतेंदु युग का समय है बेटे, भारतेंदु युग का समय क्या है? 1868 से 1900 तक बेटे भारतेंदु युग का समय है। ध्यान से आप देखेंगे, भारतेंदु युग का समय 1868 से 1900 तक का समय बेटे भारतेंदु युग का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र बेटे भारतेंदु युग के ही प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के ही प्रवर्तक बेटे माने जाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल बेटे 35 ईयर ही आपके रहे थे। 35 ईयर के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हिंदी जगत में सदैव अमर हो गए हैं बेटे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत कुछ साहित्य लिखा है और भारतेंदु युग के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। लिखा था, यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का तो आगे कुछ सवाल आएंगे बड़े बड़े। सोने भर के लिए जगह धरा पर रहे नहीं और हम सब सोएंगे खड़े खड़े। रग रग में सोजे गम है, आंसू निकल रहे हैं, बारिश भी हो रही है और घर भी जल रहे हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक लेखक हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बेटे सरस्वती पत्रिका का संपादक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे बेटे? 1903 से 1920 तक रहे हैं कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के बेटे संपादक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1903 से 1920 तक रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर है छायावादी युग का समय क्या है? छायावादी युग का समय क्या है? तो छायावादी युग का समय क्या है बेटे? तो 1836 तक छायावादी युग का समय हो जाएगा। तो 1819 से सॉरी ये क्या लिखा हुआ है? 1918 से 1936 तक छायावाद का समय हो जाएगा बेटे। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 होगा, 25 जो बेटे क्वेश्चन होगा, तो 25 क्वेश्चन का आंसर बेटे ये वाला आंसर 25 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बेटे? छायावादी युग का जो समय है 1918 से 1936 तक हो जाएगा बेटे। और छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं बेटे। छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? जनक क्या आप बता सकते हैं? छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? छायावाद के जनक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर शंकर प्रसाद जी छायावाद के जनक माने जाते हैं। और छायावाद में महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन
नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बेटे ये जो 4 कवि यहाँ पर लिखे हुए हैं ये छायावाद युग के महान कवियों में आते हैं, लेकिन रचना क्या है? जयशंकर प्रसाद। कलाधर के नाम से रचना लिखते थे। और कामायनी बेटे इनका एक उपन्यास ये है, खंड काव्य महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य इनका है बेटे। तो कामायनी एक बहुत अच्छा इनका महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, कंकाल, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। तो 1836 तक माना जाता है 1936 छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है। जयशंकर प्रसाद शामिल है, महादेव वर्मा शामिल है, निराला शामिल है और ये दिनकर शामिल नहीं है। तो आंसर बेटे दिनकर हो जाएगा, क्योंकि सवाल देख सकते हैं आप यहाँ पर खुली आंखों से आप देख सकते हैं नहीं लिखा हुआ है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। और यहाँ पर देख लेंगे कि छायावाद में तो भाई जयशंकर प्रसाद आया हुआ है तो यहीं पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है छायावाद में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन कवि छायावाद युग के कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है, महादेव वर्मा छायावाद की कवियत्री है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि नहीं है। तो नहीं का उत्तर नहीं में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहते हैं। बिहार के रहने वाले थे और ये लिखते हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र ये रचनाएं लिखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार सुमिरनंदन पंत नहीं होंगे, महादेव वर्मा नहीं होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगी। परिमल किसकी रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी बेटे जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवादी युग का समय माना जाता है। प्रगतिवादी युग का समय कब कब माना जाता है? 28वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 28वें क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी युग को आप बेटे ये कहेंगे। तो प्रगतिवादी युग जो हो जाएगा बेटे ये 1936 से 1943 ईस्वी तक हो जाएगा बेटे प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी साहित्य का मुख्य विषय है प्रकृति चित्रण और भाई समाज जो है यथार्थ रूप में इसने दिखाया गया है। तो यथार्थ रूप यहाँ पर आ जाएगा। नई कविता का संबंध किससे है? नई कविता का संबंध किससे बेटे? भक्ति काल से है, प्रगतिवादी से, प्रयोगवाद से है। तो 13 क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या हो जाएगा? 13 क्वेश्चन का आंसर बेटे प्रयोगवाद हो जाएगा। नई कविता प्रयोगवाद हो जाएगा। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता बेटे मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। छायावादी की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक यथार्थता, राष्ट्रवाद, व्यक्ति की भावनाओं की प्रधानता, सामाजिक यथार्थता, व्यंग्य। तो 32 क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बेटे, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति की भावनाओं की प्रधानता यहाँ पर है। मैं तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर, जूही की कली, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये सब रचना किसकी है बेटे? ये रचना किसकी है? महादेव वर्मा की है। गिल्लू महादेव वर्मा की रचना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। और ये क्या है? यामा किसकी रचना है? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और महादेव वर्मा जी को मिला है। तो महादेव वर्मा जी रचना हो जाएगी यामा। यामा क्या है बेटे? एक काव्य संग्रह है जिसमें निहार और रश्मि ये सब यहाँ पर कविता लिखी हुई है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है बेटे? निराला को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कवि राम की शक्ति पूजा। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली लिखते हैं इनकी बेटी है बेटे, इनकी बेटी जो है एक्सपायर हो जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, बीमारी के चलते बेटी एक्सपायर हो जाती है। एक ही बेटी थी जूही, वह भी मृत्यु की गोद में सो जाती है। तो उसकी ही बारे में लिखते हैं बेटे एक रचना जिसको कहते हैं जूही की कली। तो जूही की कली भी रचना किसकी है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी है, तुलसीदास है, कबीरदास है, निराला है। रीतिबद्ध काव्य के कवि जो है बेटे बिहारी हो जाएंगे। बिहारी यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटे बिहारी। बिहारी करते हैं, बिहारी सतसई की रचना करते हैं, बिहारी सतसई की रचना करते हैं। और सतसई इसको क्यों कहते हैं? सतसई इसलिए कहते हैं बेटे इसमें 700 दोहे लिखे गए हैं, 700 दोहे इसमें लिखे गए हैं, 700 दोहे इसमें लिखे गए हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी बेटे पद्मावत के रचनाकार हैं, मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 36वें क्वेश्चन का आंसर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। सूफी काव्य धारा किस युग से संबंधित है? तो सूफी काव्य धारा किस युग से बेटे संबंधित है? तो 37 का आंसर बेटे बी हो जाएगा। जो सूफी काव्य धारा है भक्ति काल से संबंधित है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती बेटे ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, मंझन की रचना है, मंझन। तो मंझन कवि की रचना मधुमालती है, मंझन कवि की रचना मधुमालती है। भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग को नव जागरण युग से जाना जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी चौपट राजा की रचना है। ये अंधेरी नगरी जो है बेटे नाटक है, नाटक रचना है। और नाटक कैसा है? एकांकी बेटे नाटक है, एकांकी नाटक है ये। लेकिन ये एक ही रात में बेटे लिखा गया है, एक ही, ऐसा बताया जाता है एक ही रात में इस नाटक की रचना करते हैं बेटे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कितना जीवन काल रहा है? 35 ईयर का ही जीवन काल बेटे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। लेकिन साहित्य में एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं। और गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? भारतेंदु के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के? तो प्रेमचंद बेटे। 42वें क्वेश्चन का आंसर बेटे जल्दी से बताइए आप। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर बेटे हो जाएगा प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो प्रेमचंद भारतेंदु युग के लेखक बेटे हो जाएंगे। कबीर किस काव्य धारा से संबंधित है? कबीर किस काव्य धारा से संबंधित है? तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? सूरदास सगुण भक्ति धारा से संबंधित है सूरदास, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे। तो सूरदास सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। रहीम किस युग से संबंधित है? रहीम दास किस युग से संबंधित है? तो बेटे भक्ति काल से रहीम दास का संबंध रहा है। निर्गुण मार्गी शाखा के ये कवि रहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सख्त कुसंग, चंदन विश्वपत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ये कहा है, रहीमदास ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। ये रहीमदास ने कहा है। तो रहीमदास ने कहा, देने वाला और है, देता है दिन रैन, जग मुझको दाता कहे, ताशो नीचे नैन। तो ये भक्ति काल कवि थे रहीमदास। रसखान किसके उपासक रहे हैं? रसखान राम के, कृष्ण के, शिव के, शक्ति के। तो भाई ये कृष्ण के उपासक रहे हैं। विद्यापति किस रस के कवि थे? तो विद्यापति बेटे श्रृंगार रस के कवि थे विद्यापति। अलंकार काव्य का कौन सा तत्व माना जाता है? अलंकार काव्य का क्या माना जाता है बेटे? सौंदर्य तत्व माना जाता है। रस को भाव तत्व मानते हैं। भाव तत्व किसको मानते हैं बेटे? रस को मानते हैं। और सौंदर्य का तत्व इसको मानते हैं। और विचार का जो तत्व आता है बेटे, तो विचार तत्व जो होता है बेटे वो छंद का। और अलंकार से इसको माना जाता है विचार तत्व को। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के बेटे 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये बेटे 3 भाग होते हैं, भेद होते हैं 3 बेटे। तो शब्द शक्ति क्या होती है? जिससे शब्द के अर्थ का बोध होता है, उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थ अगर सीधा सीधा निकल जाए वहां पर अभिधा होता है। अगर कुछ बीच में बाधा आती है और किस चीज का सहारा लिया जाता है, लक्षणा होता है। और शब्द का अंतिम अर्थ निकालने के लिए जब ज्ञान अध्ययन की आवश्यकता होती है उसको व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्य अर्थ से, गौण अर्थ से, संकेतक अर्थ से, व्यक्त अर्थ से। तो बेटे
व्यक्त अर्थ से यहाँ पर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन का आंसर बेटे जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। तो संकेतित अर्थ से होता है, संकेतित अर्थ से होता है। कामायनी महाकाव्य किस युग की रचना है बेटे? कामायनी छायावाद की रचना है। किसने लिखी है बेटे? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। कंकाल भी बेटे इसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। कंकाल और इरावती, इरावती आप ध्यान रखेंगे बेटे, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। पूरा लिखा नहीं गया था बेटे, अधूरा उपन्यास ये है। उपन्यास क्यों अधूरा रह गया था बेटे? 48 साल की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद का निधन। टीबी, टीबी बेटे पहले लाइलाज था टीबी, और तो इससे बेटे इलाज बीमारी रही थी टीबी, तो क्षय रोग इसको बेटे बोला जाता है, इससे निधन हो गया था जयशंकर प्रसाद का। तो एक उपन्यास था इरावती, तो इरावती बेटे अधूरा उपन्यास रह गया था। आप याद रख सकते हैं बेटे, इरावत इंद्र के हाथी का नाम इरावत था, तो इरावत हाथी का नाम था। तो हाथी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा होता है, तो कभी खत्म होने वाला ना हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो इरावती उपन्यास है वह बहुत बड़ा उपन्यास होगा, वह अधूरा ही तो रह जाएगा। तो अधूरा उपन्यास रहेगा, तो अधूरा उपन्यास क्या रहेगा? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है बेटे इरावती। कंकाल, चित्राधार, लहर, झरना, ये सब उपन्यास है। तो उपन्यास उपन्यास है ये। किसके उपन्यास है बेटे ये? तो उपन्यास है ये हमारे तो चलिए बेटे क्लास की तरफ चलते हैं, और ये क्लास हम शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा हम रुके थे 1 मिनट के लिए। तो ये क्वेश्चन के जो आंसर है, क्या आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं? तो अतुल भाई, बहुत बहुत कैसे हो बेटे अतुल? आप आंसर दीजिए बेटा इस क्वेश्चन का। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता बेटे कौन है? तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर रचयिता हो जाएंगे। प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य है, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटे? सामाजिक परिवर्तन है, कल्पना की प्रधानता है, सौंदर्य बोध है। तो ये बेटे नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, कभी समाज में परिवर्तन चाहते हैं, बेसहारा लोगों की आवाज उठाते हैं। नई कविता का संबंध है भक्ति काल से, रीतिकाल से, प्रयोगवाद से, छायावाद से। नई कविता का संबंध बेटे प्रगतिवाद से या प्रयोगवाद से हो जाएगा। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे कहा जाता है, अज्ञे, ये कवि है अज्ञे।
तो अज्ञे का बेटे पूरा नाम क्या होगा? अज्ञे का पूरा नाम बताइए। अज्ञे जो कवि है, अज्ञे का पूरा नाम बताइए, क्या नाम पूरा होगा अज्ञे का? अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा बेटे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम बेटे होगा। तार सप्तक की रचना करते हैं 1943 में, पहला तार सप्तक देते हैं। तार सप्तक में 7 कवि होते थे बेटे, और ये तार सप्तक की रचना पहले की 1943 में करते हैं अज्ञे, प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति किसका बोध कराती है? जो अभिधा शब्द शक्ति है, व्यंग्य अर्थ का, लक्षणा अर्थ का, मुख्य अर्थ का, संकेतिक अर्थ का, तो बेटे इसका अर्थ का ये कराती है। तो मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे जो जुड़े हुए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप वीडियो देख रहे हैं और ये आपके परीक्षा में काम आएंगे क्वेश्चन, तो उनको जल्दी जल्दी करते हैं। आप भी साथ के साथ ही आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति किस का प्रयोग कब होता है? मुख्य अर्थ स्पष्ट हो, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, ये ध्यान रखें, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है शब्द से, वाक्य से, अर्थ की गहराई से, छंद से। तो 58 क्वेश्चन जो होगा बेटे, 58 क्वेश्चन का आंसर बेटे सी हो जाएगा। अर्थ की गहराई में जाने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा और लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द के अर्थ की गहराई तक जाने के लिए बेटे हम व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। काव्य में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? भरत मुनि के द्वारा अगर कहे, ये 8 जो हैं बेटे, ये भरत मुनि के द्वारा है। भरत मुनि ने, जो भरत मुनि हुए हैं, तो भरत मुनि ने रस की संख्या बेटे 8 मानी है। और रस 10 भी होते हैं बेटे, और रस बेटे 11 भी होते हैं, 11 रस भी होते हैं। लेकिन जो काव्य में रसों की संख्या है उनको 9 माना गया है। इनको इसी प्रकार 9 रस भी कहते हैं, 9 रस इनको कहा जाता है। तो रसों की कितनी संख्या होती है बेटे? रसों की 9 संख्या होती है। अगर क्वेश्चन आए भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या होती है, तब आप आंसर 8 लगा कर आएंगे बेटे, कि भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के हैं। 10वां रस कौन सा है बेटे? वात्सल्य। वात्सल्य जो रस है बेटे 10वां रस है। और 11वां रस बेटे शांत रस 11वां है। और शांत रस का स्थायी भाव बेटे क्या होता है? निर्वाद होता है, निर्वाद शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव हैं क्रोध, उत्साह, रति, शोक। शोक बेटे स्थायी भाव करुण रस का हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव बेटे शोक हो जाएगा। क्रोध का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? और वीर हो जाएगा स्थायी भाव उत्साह का। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो क्रोध है, क्रोध, तो ये स्थायी भाव किसका होगा? क्रोध। ये जो रति है, श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या होंगे बेटे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। तो श्रृंगार जो रस होगा इसका स्थायी भाव क्या होगा बेटे? रति हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बेटे क्या हो जाएगा? रति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, क्या आप बता सकते हैं? 2 प्रकार का क्या होता है? एक होता है वियोग श्रृंगार, वियोग वियोग श्रृंगार, और एक होता है बेटे वियोग श्रृंगार, एक होता है बेटे संयोग, संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जो नायक नायिका है उनके मिलने का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। जब बिछड़ने का वर्णन किया गया होता है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। मतीराम ने रसों का राजा इसे कहा है,
और रसों की रानी इसे कहा है, रानी इसको कहा है वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा जाता है, रसराज संयोग श्रृंगार को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखेंगे। ये क्वेश्चन काव्य से आए हुए हैं, रस चंद्र अलंकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बेटे? उत्साह हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस प्रधान काव्य लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बेटे? शोक हो जाएगा। जब शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव बेटे शोक होता है, शोक दुख, दुख जब होता है तो शोक हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव बेटे हास हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बेटे? भय हो जाएगा। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? गुस्सा, क्रोध, तो क्रोध यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटे, क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव बेटे विस्मय हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा बेटे, आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद बेटे, शांत रस का स्थायी भाव होगा। और शांत रस को हम 11वां रस मानते हैं बेटे, और वात्सल्य रस को 10वां रस मानते हैं। रसों की कुल संख्या कितनी होती है? रसों की कुल संख्या 11 होती है। अगर कुल संख्या की बात करेंगे तो कुल संख्या बेटे 11 होती है। और भरत के अनुसार कितनी संख्या होती है बेटे? भरत के अनुसार संख्या 8 होती है। और वात्सल्य रस, जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस कौन से प्रकार का रस है बेटे? वात्सल्य रस 10 प्रकार का रस है। और रस कितने होते हैं? सामान्यतः रस कितने होते हैं बेटे? सामान्यतः रस 9 माना गया है। तो सामान्यतः रसों को 9 माना गया है, संख्या 9 होती है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं बेटे? तो रस के अंग कितने होंगे बेटे? तो रस के अंग 68 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटे। 68 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। रस के अंग बेटे 3 होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? 3। तो 3 अंग कौन कौन से बेटे होते हैं रस के? ये आप कमेंट करके बताएं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये रस के 3 अंग होते हैं। रस के अंग नहीं है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अलंकार। तो बेटे अलंकार यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, तो रस के अंग नहीं है, तो अलंकार यहाँ पर बेटे आंसर आ जाएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के क्या होते हैं? ये भाग होते हैं। संचारी भावों की संख्या बेटे 33 होती है। ये क्षणिक रूप से पैदा होते हैं, एक मुस्कुराहट आई और चली जाती है, तो ऐसे ऐसे भाव क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। 33 इनकी संख्या होती है। स्थायी भाव की संख्या उतनी होती है जितने रस होते हैं, और स्थायी भाव की संख्या भी बेटे 9 मानी गई है, क्योंकि रस को 9 कहते हैं। तो स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव भी बेटे 9 माने गए हैं। जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव भी होंगे। संचारी भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं, पल भर के लिए फिर चले जाते हैं, तो इनकी संख्या 33 होती है बेटे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बेटे आभूषण हो जाएगा, गहने हो जाएगा। जो गहने हैं, गहने, आभूषण, वह सजावट का काम करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके जनक भामह को अलंकार का जनक कहा जाता है। भामह को अलंकार का जनक कहा जाता है। आभूषण हो जाएगा। उपमा अलंकार में कितने शब्दों का प्रयोग होता है? उपमा अलंकार में मानो, जैसे, सा, सी, से, इनका जानो, मानो, सा, सी, से का ही प्रयोग किया जाता है उपमा अलंकार में। तो 71वें क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या हो जाएगा? 71वें क्वेश्चन का आंसर बेटे बी हो जाएगा, जहां पर सा, सी, से सम आए। सा, सी, से सम जहां पर आए, वहां पर क्या होगा बेटे? वहां पर उपमा अलंकार होगा। जिस अलंकार में उपमेय में ही उपमान का निषेध हो वह कहलाता है। तो 72 आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 72 क्वेश्चन का आंसर बेटे हो जाएगा बी। उसको रूपक अलंकार कहते हैं, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार वहां पर होता है। उपमेय को ही
उपमान मान लिया जाए। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस अलंकार में चेतन गुण निर्जीव में आ जाए वह है, तो चेतन गुण निर्जीव में आ जाए उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सनोफिकेशन उसको कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का संबंध है, अनुप्रास अलंकार का संबंध भाव से है, वर्ण की आवृत्ति से है। तरनी तरुजा तटतमाल तरवर बहुछाए। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक अर्थ अनेक अर्थ, एक अर्थ एक शब्द अनेक अर्थ। श्लेष का बेटे अर्थ है चिपका हुआ, इसमें एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा? एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति देखिए तैसा ही फलदीन। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा बेटे। कौन सा? श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन और जैसी संगति बैठिए वैसा ही फलदीन, वैसा ही फल दीन। रहीमदास ने बेटा लिखा है दोहा, ये क्या मतलब इसका है? क्या रहे हैं? कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, यानी कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद 12 वर्ष में एक बार ही बरसती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद 12 वर्ष में एक बार ही बरसती है। और अगर यह केले की गोब यानी कि केले में ये गिर जाए, केले के वृक्ष में गिर जाए तो कपूर बन जाती है। और यही बूंद यदि भुजंग के मुख सांप के मुख में गिर जाए तो ये विष बन जाती है। और अगर यही बूंद जो तालाब में समुद्र में सीपी पाई जाती है, सीपी में गिर जाए तो इसका मोती बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है, यह जैसी संगति में रहती है, सांप के अंदर रहती है तो सांप में जहर होता है तो ये जहर बन जाएगी। सीप में मोती पाए जाते हैं तो यह मोती बन जाएगी। और केले में अगर ये गिर जाएगी तो केले में कपूर ये बन जाएगी। तो रहीमदास लिखते हैं कदली माने केला होता है बेटे, केले का वृक्ष, केला, कदली माने केला, केले का पेड़, केले का वृक्ष। सीप जो समुद्र में पाए जाते हैं, सीप जिसमें से मोती निकलते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, यानी कि भुजंग का मतलब सांप होता है बेटे, सर्प होता है भुजंग का मुख। तो कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फलदीन, तैसा ही फलदीन। तो ये श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये भी, इसमें भी क्या हो जाएगा बेटे? इसमें भी जो अलंकार हो जाएगा वह अलंकार जो हो जाएगा श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का बेटे हो जाएगा। तो ये आगे की ओर चल रहा है या नहीं देखते हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ कहाँ होगी विक्रांत मक्खी? ये तो मक्खी बैठ जाती है तो बोर्ड चलना ही बंद हो जाता है ये। तो चलिए, अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है? तो अतिशोक्ति अलंकार में बेटे क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है जिस अलंकार का चेतन गुण सजीव में आ जाए मानवीकरण अलंकार होगा। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। कदली शिव भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फलदीन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर मक्खी बार बार ये पढ़ने के लिए आती है हिंदी, इसको हिंदी इतनी पसंद है ये बार बार पढ़ना चाहती है हिंदी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। छंद का मुख्य आधार क्या है? तो छंद का मुख्य आधार वर्ण और मात्रा,
भाई वर्ण और मात्रा छंद का आधार है। जो छंद होता है, छंद में दो प्रकार की मात्रा होती है बेटे, एक लघु होती है, एक बेटे गुरु होती है। लघु और एक होती है गुरु। तो ये रचनाएं होती है। लघु को एक इससे लिखते हैं, इसको इससे लिखते हैं। इसकी मात्रा एक होती है और इसकी मात्रा बेटे 0 2 होती है। तो ये लघु और गुरु की बात होती है। और दोहा छंद में कुल मात्राएं कितनी होती है? दोहा छंद में 13 11 का बेटे योग होता है। तो दोहा छंद में क्या होती है? 13 11 यानी कि 24 मात्राएं बेटे होती है। 13 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो 24 यहाँ पर मात्राएं आ जाएगी। सोरठा में भी कुल कितनी मात्रा होती है? सोरठा आपके कोर्स में है। सोरठा में 11 और 13 का मिलन होता है, 11 और 13 होती है, यानी कि 24 मात्राएं इसमें होगी। सोरठा में 24 मात्राएं इसमें होगी। रोला आपके कोर्स में है। रोला में भी बेटे कितनी मात्रा होती है? रोला में भी 24 मात्राएं होती है। रोला में भी 24 मात्राएं होती है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद छंद आपका सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है चौपाई। तो सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। इसको सममात्रिक चरण छंद कहते हैं। और 16 मात्राएं चौपाई में होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है चौपाई में। इसको दोहे को, सोरठा को और सोरठा को क्या कहते हैं? सोरठा को, दोहा को क्या कहते हैं? अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद, ये बात ध्यान रखेंगे। दोहा और सोरठा को अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। सोरठा किसका उल्टा माना जाता है? सोरठा दोहे का उल्टा माना जाता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विद्या नहीं है उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। तो गद्य की प्रमुख विद्या नहीं है, तो प्रमुख विद्या कौन सी नहीं है? 81 क्वेश्चन का आंसर बेटे आप देंगे यहाँ। तो नाटक जो है, नाटक, ये गद्य की प्रमुख विद्या नहीं है। नाटक यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ पर ये नाटक यहाँ पर आंसर आ जाएगा। गोदान किस विद्या की रचना है? गोदान उपन्यास विद्या की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है ईदगाह, उसने कहा था, राजा, हरदौल, टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था। ये कहानी बेटा किसकी है? ये कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था। हिंदी की प्रथम कहानी है, लगभग 1900 ईस्वी में लिखी जाती है। चंद्रधर्मा सर गुलेरी। चंद्रधर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी कहानी है। कहानी सुनाऊंगा बेटे आपको अभी। बहुत अच्छी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कई बार पढ़ा। उसने कहा था, ये कहानी अभी आपको सुनाई जाएगी। उसने कहा था कहानी चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी है। क्या होता है बेटे? इसमें एक जो सैनिक होता है उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष की थी। तो लड़की से शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही, लहना इनका नाम होता है, तो 3 दिन बाद ही लहना अपनी सर्विस पर चला जाता है। और जो ये घर वाले होते हैं, जो लड़की की सास, ननंद, ये सब लोग होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और परेशान इतना करते हैं, उसका शरीर पीला हो जाता है, खून की कमी आ जाती है। उसको बेटे अस्थमा, टीबी रोग हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि आपके पति 2 साल तक नहीं आया था पति। तो कह दिया जाता है कि आपके पति एक्सपायर हो गए हैं लड़ाई में। तो उसका पागलों जैसा दिमाग हो जाता है, उसको भर्ती कर दिया जाता है एडिटोरियम में। तो 2-3 साल बाद जब ये लहना आता है अपनी सर्विस पूरी करके, तो अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं पाता है। और ये घर वाले बोलते हैं कि आपकी पत्नी वहाँ पर एडमिट है, वो मानसिक रोगी है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये जा करके अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसकी छुट्टी होने वाली है, अब ये
यहाँ जिंदा नहीं बचेगी, इसको बहुत ज़्यादा भयंकर रोग है। तो यह जो होती है इनकी पत्नी, एक दिन क्या काम करती है, ये हॉस्पिटल से निकल जाती है और लहना इनको देखने के लिए जाता है, तो इनके कपड़े मिलते हैं नदी के पास। तो ऐसा लगता है बच्चों कि ये एक्सपायर हो गई है। फिर वह दूसरी शादी कर लेता है, 2 बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद जब वे घूमने के लिए जाते हैं, तो खाना खाने के लिए जिस जगह रुकते हैं, वहाँ पर एक महिला निकल कर के आती है और वह वही लड़की होती है जो उनकी पहली पत्नी थी। और लहना उसको देखकर कहता है कि ये कौन सी ये लड़की है। तो इस तरीके से कहानी जो है आपको कहा था, उसने कहा था, ये कहानी है। तो उसने कहा था, जो कहानी कुछ पंजाब के क्षेत्र की कहानी है बेटे, उसने कहा था ये। तो इसमें क्या होता है बेटे, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, लेकिन वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और इस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है। लड़की की शादी किसी और से हो जाती है बेटे। तो जो लड़की का पति होता है और बेटा होता है, वह भी सेना में ही काम करते थे। तो जब एक दिन वह इस लड़की से मिलता है, तो वह लड़की बोलती है कि मेरा पति और मेरा बेटा आपकी सेना में ही काम करता है, युद्ध चल रहा है, आप इनकी रक्षा करना। तो क्या होता है, लहना जो इसका नायक है, वह युद्ध में उनकी जान बचाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सैनिक एक इनको पानी पिलाता है और कहता है कि आपने सरदार ऐसा क्यों किया, आपने उनको तो सकुशल निकाल दिया, लेकिन आप वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसा क्यों किया। तो लहना कहता है, उसने कहा था मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो ये शीर्षक था, उसने कहा था, कहानी का शीर्षक था ये किस कहानी का शीर्षक था, उसने कहा था, कहानी का शीर्षक था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी कहानी है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, उसने कहा था। नाटक में कथानक किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, नाटक में जो कथानक है किसके द्वारा प्रस्तुत होता है। तो 85 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 85 क्वेश्चन का आंसर बेटे हो जाएगा बी हो जाएगा, पात्रों के संवाद से। एकांकी में प्रमुख रूप से क्या होता है, एकांकी में एक ही घटना इसमें होती है। निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं कथा, संवाद, विचार प्रधान, तो अभिनय। तो निबंध की प्रमुख रचना बेटे क्या होगी, ये विचार प्रधान होता है। तो जो प्रश्न नंबर हमारा दिया हुआ है 87, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 87 का आंसर सी हो जाएगा, विचार प्रधान होता है। भारतीय हरिश्चंद्र किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है, तो नाटक के लिए, उपन्यास के लिए, आत्मकथा के लिए, कहानी के लिए। तो नाटक के लिए बेटे, इनका नाटक कौन सा था बेटे, भारत दुर्दशा, भारत हिंसा, हिंसा न भवती, और कौन सा अंधेरी नगरी, चौपट राजा इनका नाटक था। आत्मकथा के किस पुरुष में लिखी जाती है, आत्मकथा किस पुरुष में लिखी जाती है। तो 89 क्वेश्चन का संस्कृत के कुछ क्वेश्चन बेटे आए हुए हैं, 89 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आत्मकथा किस पुरुष में लिखी जाती है, प्रथम पुरुष में लिखी जाती है। मैं मेरी आत्मकथा लिखूंगा, मैं लिखूंगा, तो प्रथम प्रथम इसमें आ जाएगा आत्मकथा। तो आत्मकथा आंसर हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत का संबंध किससे, कल्पना से, इतिहास से है, यात्रा अनुभव से है, तो यात्रा के अनुभव से बेटा हो जाएगा। रेखा चित्र में मुख्य रूप से होता है घटना का, व्यक्ति का, कल्पना का, संवाद का। तो 91 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, तो 91 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। संस्मरण किस पर आधारित होता है, तो संस्मरण 92 जो हो जाएगा आंसर आपका बी पर आधारित होता है संस्मरण। तो स्मृति पर आधारित होता है बेटे संस्मरण, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। व्यंग्य का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, प्रशंसा, दोषों पर प्रभाव, इतिहास का वर्णन। तो क्या होता है बेटे, जो व्यंग्य होता है, मनोरंजन, हंसी मजाक को व्यंग्य कहते हैं, तो हंसी मजाक होता है। तो यहाँ पर दोषों पर प्रहार, प्रशंसा, मनोरंजन के लिए का उद्देश्य होता है व्यंग्य का, तो हंसी मजाक का यहाँ पर ये होता है मनोरंजन। आलोचना किस विद्या की से संबंधित है, गद्य विद्या, पद विद्या, नाटक, काव्य, तो गद्य विद्या से संबंधित है। कबीर की भाषा थी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सधु ककड़ी भाषा कबीर की थी। सधु ककड़ी भाषा
राहुल शांतक्रायन ने इनको कहा है, राहुल शांतक्रायन ने इनकी भाषा को सदु ककड़ी बताया है। और पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा का नाम है। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी इनकी भाषा का नाम है। जो किसने दिया बेटे? श्याम सुंदर दास ने कहा है। श्याम सुंदर दास, सुंदर दास ने इनकी भाषा को बेटे पंचमेल खिचड़ी बताया है। तो राहुल शांतक्रायन ने इनकी भाषा को क्या बताया है? सदु ककड़ी। और पंचमेल खिचड़ी किसने बताया है? श्याम सुंदर दास ने। की भाषा क्या थी बेटे? अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। खड़ी बोली का विकास काल से हुआ है, भक्ति से हुआ है, रीति से हुआ, आधुनिक काल से हुआ है। तो खड़ी बोली का जो काम हुआ है आधुनिक काल से हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख भाषा है ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। आधुनिक काल 1843 से बेटा प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से किस आधार पर विभाजित होता है? भाषा पर, लेखक पर, समय पर, विद्या पर। तो किस पर आधारित होता है मुख्य रूप से? तो ये 100 क्वेश्चन है बेटे। 100 क्वेश्चन का आंसर बेटे सी हो जाएगा। तो समय पर आधारित होता है, क्योंकि समय यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो समय के आधार पर ये सिद्ध होता है, वर्गीकृत होता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं बेटे। तो ये 100 क्वेश्चन हमने किए और पूरा पूरा पद साहित्य का इतिहास कंप्लीट किया। कल और वीडियो लेकर आएंगे आप हम बहुत अच्छी, जिसमें आपके लगभग 10-15 नंबर हिंदी में पक्के होंगे। आज से भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ये हमारा विश्वास है, हमारा एक्सपीरियंस है। कहा जाता है बच्चों, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे।